नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला का 8वां सत्र है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं छायावाद के एक और महत्वपूर्ण आधार स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद पर, जिन्होंने प्रेम पथिक से अपनी काव्य यात्रा एक साधारण अनगढ़ कवि के रूप में शुरू की और कामायनी जैसी महान कृति की रचना कर एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया, जिन्होंने नाटक भी लिखे, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, लेकिन जितनी ख्याति उन्हें एक नाटककार और एक कवि के रूप में मिली, उतनी ख्याति वे उपन्यासकार के रूप में अर्जित नहीं कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद, और दूसरा बिंदु जो हमें भूलना नहीं है वो ये है कि शैव दर्शन से प्रभावित हैं जयशंकर प्रसाद। और शैव दर्शन जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है, उसके लिए एक और शब्द साहित्य में इस्तेमाल होता है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। ये दो बिंदु दोस्तों आपको भूलने बिल्कुल भी नहीं है। यानी हम किनके विषय में बात करने वाले हैं? छायावाद के उन महत्वपूर्ण कवि प्रसाद के बारे में बात करेंगे जिनके काव्य पर शैव दर्शन का प्रभाव है, यानी कश्मीर का शैव दर्शन जिसको विद्वान लोग कहते हैं और प्रत्यभिज्ञा दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात आती है जीवन परिचय की। तो प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी यानी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 15 नवंबर 1937 यानी प्रेमचंद के निधन के 1 वर्ष बाद 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। यानी बहुत ही कम उम्र में आप दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे साहित्य की इतनी अद्भुत, इतनी अनुपम विरासत छोड़कर गए कि आज भी मानो वे हमारे बीच हैं। इनकी माता का नाम था श्रीमती मुन्नी देवी और इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। वैद्यनाथ, इनके पिता माता पिता ने वैद्यनाथ धाम से लेकर वैद्यनाथ नाम में जो धाम में वैद्यनाथ धाम में जो झारखंड जी का मंदिर है यानी शिव मंदिर है, वहां से लेकर उज्जैनी के महाल काल मंदिर तक आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए और उनसे मन्नत मांगी और उसके फलस्वरूप जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें बचपन में झारखंडी के नाम से जाना जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैसा कि उस दौर में हुआ करता था घर पर ही हुई। 8वीं में वे क्वींस कॉलेज काशी यानी वाराणसी में उनका दाखिला हुआ, लेकिन शीघ्र ही पारिवारिक विकट परिस्थितियों के कारण उनकी पुनः शेष जो शिक्षा है वो घर पर ही होने लगी। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाओं का घर पर रहकर ही अध्ययन किया। हिंदुओं के जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं उन सभी का अध्ययन प्रसाद ने, यानी इतिहास ग्रंथों का भी अध्ययन जयशंकर प्रसाद ने घर पर एक स्वाध्याय के रूप में किया और उसी से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उनके साहित्य के विविध रूपों में प्रतिबिंबित होता है। अब बात आती है कृति परिचय की। प्रसाद जी ने कविताएं भी लिखी, हम पढ़ते रहते हैं। बीती विभावरी जागरी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। उन्होंने नाटक भी लिखे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि बहुत सारे नाटक हैं उनके। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, तितली, कंकाल, इरावती आदि। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उन्होंने अनेक निबंध भी लिखे। सबसे पहले बात करते हैं हम उनकी काव्य कृतियों की। प्रेम पथिक उनका पहला कविता संग्रह है। एक और बात आपको बता दूं कि ये वो दौर था दोस्तों जब कि ब्रज भाषा, यद्यपि द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रभाव को समाप्त कर खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने की एक मुहिम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छेड़ी थी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं रचनाएं ब्रज भाषा में भी अभी लिखी जा रही थी। और यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक
जो रचनाएं हैं, जैसे महादेवी जी ने भी अपनी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी थी, उसी तरह से प्रसाद ने भी अपनी प्रारंभिक काव्य कृतियां ब्रज भाषा में ही लिखी। 1909 में उन्होंने इसे ब्रज भाषा में लिखा, किसको? प्रेम पथिक को। लेकिन जब दूसरा संस्करण उन्होंने इसका प्रकाशित किया तो उन्होंने इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया और 1914 में प्रेम पथिक का प्रकाशन खड़ी बोली में हुआ। यानी 1909 में मूलतः ये ब्रज भाषा में लिखा गया और प्रकाशित हुआ। 1914 में दूसरा संस्करण जब प्रकाशित हुआ तो उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर प्रकाशित किया गया। इसके बाद दूसरा उनकी दूसरी काव्य कृति है जो कि गीति नाटक है, करुणालय। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और आपको करुणालय के विषय में एक और बात ध्यान में रखनी है कि हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की शुरुआत कहां से मानी जाती है? करुणालय से ही मानी जाती है। इससे ही गीति नाट्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। 1913 में यह लिखा गया और प्रारंभ में चित्राधार के पहले संस्करण में यह संकलित किया गया। फिर 1928 में इन दोनों कृतियों को, यानी जब चित्राधार का दूसरा, दोस्तों चित्राधार का पहला संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ और 1913 में जो गीति नाटक करुणालय लिखा गया था उसे 1918 में चित्राधार के पहले संस्करण में संकलित कर दिया गया। जब दूसरा संस्करण चित्राधार का प्रकाशित होने लगा तब इन दोनों कृतियों को, यानी करुणालय को एक स्वतंत्र कृति के रूप में प्रकाशित किया गया और चित्राधार को एक स्वतंत्र कृति के रूप में प्रकाशित किया गया। ये बात आपको भूलनी नहीं है। कई बार प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि चित्राधार में निम्नलिखित में से कौन सी कृति संकलित की गई जिसे बाद में स्वतंत्र कृति के रूप में प्रकाशित किया गया? तो ऐसी दो कृतियां हैं कुल। एक तो हम पढ़ ही चुके करुणालय, दूसरा है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व की रचना उन्होंने 1914 में की और चित्राधार के प्रथम संस्करण में 1918 में इसको संकलित किया गया। लेकिन 1928 में जब चित्राधार स्वतंत्र दूसरे संस्करण चित्राधार का प्रकाशित हुआ तब इसे भी, महाराणा का महत्व कृति को भी किसके रूप में? एक स्वतंत्र कृति के रूप में प्रकाशित कर लिया गया। यानी महाराणा का महत्व और करुणालय ये दोनों ही कृतियां प्रारंभ में चित्राधार में संकलित की गई 1918 में और 1928 में इनका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हुआ। ये बिंदु आप भूलेंगे नहीं। अब बात आती है कानन कुसुम, उनका तीसरा काव्य संग्रह। ये भी 1913 में ब्रज भाषा में लिखा गया और 1918 में ये खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ। यानी अभी तक हम जितनी भी रचनाओं के विषय में पढ़ रहे हैं वे सब कैसी हैं? पहले ब्रज भाषा में लिखी गई और उसके बाद उन्हें खड़ी बोली में रूपांतरित कर प्रकाशित किया गया। चित्राधार का पहला संस्करण मैं आपको बता चुकी हूं 1918 में और दूसरा 1928 में प्रकाशित हुआ। चित्राधार की एक और खास बात है जो कि बिंदु प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्राधार का जो पहला संस्करण था दोस्तों, उसमें कविताएं भी संकलित थी, कहानियां भी, नाटक भी और निबंध भी। यानी प्रसाद ने जो कुछ भी उस समय लिखा था वो सब को संकलित कर चित्राधार के पहले संस्करण के रूप में प्रकाशित किया। लेकिन और दूसरी बात ये, एक तो इसमें कविता, कहानी, नाटक और निबंध सभी संकलित थे। दूसरी बात, इसमें ब्रज भाषा की भी रचनाएं थी और खड़ी बोली की भी रचनाएं थी। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। 1928 में जब चित्राधार का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो इसमें केवल ब्रज भाषा की ही रचनाएं रखी गईं। यह बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टि से कि चित्राधार के 1928 में प्रकाशित या चित्राधार के दूसरे संस्करण में प्रकाशित संस्करण में किस प्रकार की रचनाएं रखी गई थी या चित्राधार के विषय में असंगत कथन छांटिए। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। इसके बाद उनकी 1918 में ही प्रकाशित एक और काव्य कृति है झरना। झरना वो काव्य कृति है दोस्तों जहां से उनकी छायावादी कवि के रूप में काव्य यात्रा वास्तविक रूप में प्रारंभ होती है। और
कई विद्वान, कई कवियों, कई आलोचकों ने तो छायावाद की पहली कृति यानी प्रसाद जी की छायावाद की पहली कृति झरना को माना है। उसके बाद आंसू उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति 1925 में प्रकाशित हुई। उसके बाद लहर जो उनकी काव्य प्रतिभा का एक उत्कृष्टतम रूप प्रस्तुत करती है, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ। और उसके बाद 1935 में प्रकाशित हुई कामायनी, वो कृति जो एक अद्भुत कृति है, अनमोल धरोहर है जयशंकर प्रसाद की हिंदी साहित्य जगत में। अब बात आती है उपन्यासों की। प्रसाद जी ने 3 उपन्यास लिखे। कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में प्रकाशित हुआ और इरावती अपूर्ण 1938 में प्रकाशित हुआ। यानी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का अपूर्ण रहा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इरावती उनका एक अपूर्ण उपन्यास है। अब कथा साहित्य में उन्होंने उनकी लगभग 5 संग्रहों में, कहानी संग्रहों में लगभग 70-75 कहानियां संकलित हैं। सबसे पहला उनका जो कहानी संग्रहों पर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रसाद जी के। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काल क्रमानुसार एक सत्य कथन है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो छाया उनका पहला कहानी संग्रह जिसका प्रकाशन हुआ 1912 में, प्रतिध्वनि दूसरा जिसका प्रकाशन हुआ 1926 में, आकाशदीप तीसरा इसका प्रकाशन हुआ 1929 में, आंधी चौथा 1931 में प्रकाशित और इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित। अब बात आती है नाटक साहित्य की। प्रसाद जी ने अनेक उत्कृष्टतम नाटक लिखे। दोस्तों, भले ही उनके नाटक, क्योंकि ऐतिहासिक, अधिकांश नाटक उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, तो वे उनमें बड़े बड़े दृश्य अंकित किए गए हैं, चित्रित किए गए हैं, और विद्वानों का मत है कि वे रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। भले ही वे रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त ना हो, लेकिन फिर भी वे इतने सुंदर, इतने प्रभावशाली नाटक हैं कि उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका सबसे पहला जो नाटक है वो है उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य कौन सा है प्रसाद जी का, ये बिंदु भूलेंगे नहीं। इसका प्रकाशन हुआ 1909 में। सज्जन उनका दूसरा नाटक है, 1910 में प्रकाशित हुआ। कल्याणी परिणय उनका तीसरा नाटक 1912 में प्रकाशित हुआ। प्रायश्चित 1914 में प्रकाशित हुआ। राज्यश्री का प्रकाशन हुआ 1915 में। ये सभी उनके नाटक हैं। विशाख 1921 में प्रकाशित। अजातशत्रु 1922 में प्रकाशित। कामना जो उनका नाटक है उसकी रचना तो 1923-24 में हो गई थी, लेकिन उसका प्रकाशन 1927 में हुआ। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में प्रकाशित हुआ। एक घूंट 1930 में प्रकाशित हुआ। एक घूंट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको याद में रखनी है कि हिंदी एकांकी का सूत्रपात एक घूंट से माना जाता है। करुणालय से गीति नाट्य का सूत्रपात माना जाता है और एक घूंटे से हिंदी एकांकी का सूत्रपात माना जाता है। उसके बाद उन्होंने लिखा चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी कृति के विषय में एक महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों आपको जो याद रखना है कि ध्रुव स्वामिनी यद्यपि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित प्रसाद जी की नाट्य कृति है, लेकिन इसमें ध्रुव स्वामिनी के चरित्र को इतने सशक्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि स्त्री विमर्श की झलक हमें यहां देखने को मिलती है। क्योंकि यहां ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों की बात करती है खुल करके, और जो कि उस समय के दौर के अनुकूल बात नहीं थी। यानी प्रसाद जी अपने समय से कितने आगे की चिंतन धारा रखते थे, ये बात हम ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से सहज ही जान सकते हैं। उनका अपूर्ण नाटक कौन सा है? देखिए, अपूर्ण उपन्यास तो है इरावती, अपूर्ण नाटक है अग्निमित्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रसाद जी के संपूर्ण साहित्य का यानी रचना समग्र का संपादन 2 व्यक्तियों ने किया। सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने इसका संपादन किया जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली के नाम से, और इसका प्रकाशन हुआ लोक भारती प्रयागराज से। और इस जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली में 7 खंड हैं।
दूसरी रचनावली या रचना समग्र का प्रकाशन संपादन ओम प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया और इसके 4 खंड हैं और यह प्रकाशन संस्थान दिल्ली से प्रकाशित हुआ। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। सबसे पहली बात, इनकी आरंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गईं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं। इनके प्रारंभिक जो शिक्षक थे वो मोहिनी लाल गुप्त थे, जिन्हें जो रसमय सिद्ध के नाम से, उनका उपनाम था रसमय सिद्ध और उसके नाम से वे जाने जाते थे। और उनके काव्य गुरु थे पंडित देवी प्रसाद शुक्ल, जो कवि चक्रवर्ती के नाम से जाने जाते थे। 9 वर्ष की उम्र में प्रसाद ने कलाधर नाम से, यानी कौन सा उपनाम उन्होंने स्वीकार किया? कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया रचा और अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया। यानी उनकी जो कवि प्रतिभा है वो 9 वर्ष की आयु से ही सामने आने लगी थी। उनकी पहली कविता सावक पंचक मानी जाती है, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर के नाम से प्रकाशित हुई। आपको भूलना नहीं है कि जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर नाम से, कलाधर उपनाम से लिखते थे। कल्याणी परिणय उनका जो नाटक है वो 1912 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 1931 में कल्याणी नाटक को चंद्रगुप्त नाटक में समायोजित कर दिया गया और कामायनी कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया, जो कि उस समय का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान था। प्रमुखतः प्रसाद जी ने भाव प्रधान आदर्शवादी कहानियां लिखी, यानी उनकी कहानियों में एक बात बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक तो उनमें भावनाओं की प्रधानता है, दूसरी बात उनमें आदर्श की स्थापना है। तो भाव प्रधान आदर्शवादी किस प्रकार की कहानियां लिखी जयशंकर प्रसाद ने? प्रश्न आए तो भाव प्रधान आदर्शवादी कहानियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी लेखन इन्होंने किया और इनके नाटक भी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित ही हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया, जिसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ध्रुव स्वामिनी। बाकी अन्य सभी में भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इवन कामायनी, यहां तक कि कामायनी जो उनकी कृति है, प्रबंधात्मक कृति, उसमें भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी जल प्लावन का जो पौराणिक संदर्भ है उसको आधार बनाकर उस समय के परिवेश की जो एक महत्वपूर्ण समस्या है उसको यहां पर उद्घाटित किया गया है। और इनकी कहानियों में, इनके नाटकों में अंतर्द्वंद की प्रधानता मिलती है। अब बात आती है कि विद्वानों ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उद्घाटित किए हैं अपने अपने कथनों में जयशंकर प्रसाद के विषय में। तो सबसे पहले हम आचार्य शुक्ल के मत की चर्चा करते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत मनोरम विकास किया। यानी प्रसाद जी के कृतित्व में कौन सी खास विशेषता देखते हैं आचार्य शुक्ल? वो है मधुमयी प्रतिभा। आपको यहां प्रसंगवश एक बात और मैं बता दूं कि आचार्य शुक्ल ने, कई बार प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल ने मधुचर्या का कवि किसे कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद को आचार्य शुक्ल ने मधुचर्या का कवि कहा है और इसीलिए वे कहते हैं कि प्रसाद के काव्य में उनकी दृष्टि से, प्रसाद ने जो भी साहित्य लिखा, जो भी काव्य कृतियां लिखी, उनमें उनकी मधुमयी प्रतिभा अभिव्यक्त हुई है। और दूसरी बिंदु क्या है? जागरूक भावुकता है। और इसका बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने साहित्य में अभिव्यंजन किया है, ये बात स्वीकार करते हैं शुक्ल जी। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, संस्कृत की कोमलकांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंग भाषा के काव्यों में हुआ, वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। ये बात क्यों कही प्रसाद जी के संदर्भ में? क्योंकि प्रसाद जी ने बंगला साहित्य का गहन अध्ययन किया था और शुक्ल जी महसूस करते हैं कि बंगला साहित्य में जिस तरह की पद योजना है, पद लालित्य यानी पदों का, शब्दों का सौंदर्य है, उसका सीधा सीधा प्रभाव प्रसाद जी के शब्द संयोजन में दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि संस्कृत में जिस तरह की कोमलकांत पदावली
का सुंदर चयन किया जाता था और उसका प्रभाव किस पर है? बंगला भाषा में रचित काव्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन हमारी जितनी भी देशी भाषाएं हैं उन सब में वो सौंदर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रसाद जी के काव्य में ये सौंदर्य हमें दिखाई देता है। ये शुक्ल जी कहते हैं, वे लिखते हैं, उनके परिशीलन में पद लालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई वह बराबर बनी रही। यानी वो पद लालित्य जो संस्कृत से बंगला साहित्य में आया, बंगला साहित्य से देशी भाषाओं में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रसाद जी के काव्य में शुक्ल जी के अनुसार वो पद लालित्य दिखाई देता है। आगे चलें। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 कहता है कि प्रसाद ने अनुभूति और शिल्प दोनों ही दिशाओं में सतत जागरूक दृष्टि का परिचय दिया। यानी उन्होंने जो भी साहित्य सृजन किया उसमें अनुभूति जितनी सशक्त थी, जितनी प्रभावशाली थी, उतना ही उस अनुभूति को अभिव्यक्त करने का जो शिल्प था, जो सांचा था, वो भी उतना ही प्रभावशाली था। यही कारण है कि उनकी कृतियां अद्भुत और अनुपम साहित्यिक कृतियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। आगे लिखते हैं कि इसी कारण वे चित्राधार जैसी साधारण कृतियों की आरंभिक भूमिका से उठकर कामायनी जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं तक जा सके। कि यदि अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष का इतना सुंदर मणिकांचन योग प्रसाद जी के पास नहीं होता, उनकी प्रतिभा में नहीं होता, तो वे संभवतः चित्राधार जैसी साधारण काव्य कृति से विकसित होते हुए, विकास करते हुए, अपनी काव्य यात्रा को तय करते हुए कामायनी जैसी श्रेष्ठ उत्कृष्टतम कृति का सृजन नहीं कर सकते थे। आगे साहित्य कोश कहता है कि प्रसाद मुख्यतः अनुभूति, गहन अनुभूति के रचनाकार हैं। यानी हिंदी साहित्य कोश के अनुसार गहन अनुभूतियों की गहन अभिव्यक्ति प्रसाद जी के साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे चलते हैं। उनके अनुभव की सीमाएं हैं, लेकिन क्या बात कौन से बिंदु पर आकर ध्यान अटकता है हिंदी साहित्य कोश का? वो कहते हैं कि भले ही वे गहन अनुभूति के चित्रकार हैं, रचनाकार हैं, लेकिन उनके अनुभव की सीमाएं हैं। यानी उनका अनुभव एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है, पूरे परिवेश में नहीं जाता, और इसी कारण यथार्थवादी लेखकों जैसी व्यापकता उनमें प्राप्त नहीं होती। यानी जिस तरह से यथार्थवादी दृष्टि जयशंकर प्रसाद के पास जो दृष्टि है उसमें सीमित दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है, यानी यथार्थ का एक ही पक्ष अभिव्यक्त होता है। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता जैसी, विधवा आदि जो उनकी कविताएं हैं, उनमें जो अपनी यथार्थवादी व्यापक दृष्टि का परिचय दिया है, वो दृष्टि यहां जयशंकर प्रसाद में दिखाई नहीं देती। आगे लिखते हैं कि व्यापकता उनमें प्राप्त नहीं होती, पर अध्ययन और मनन के द्वारा, मैंने चर्चा की कि उन्होंने इतिहास ग्रंथों का और पुराणों का स्वयं अध्ययन किया था और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया था, उसी की चर्चा यहां पर हो रही है साहित्य कोश में। पर अध्ययन मनन के द्वारा उन्होंने इतिहास की दृष्टि प्राप्त की थी और कामायनी में उनका युगबोध सहज ही देखा जा सकता है। यानी कामायनी में उनकी कौन सी विशेषता उभरकर सामने आती है कि वे ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों को उठाते हैं और उसे उस समय के परिवेश से जोड़कर, अपनी उस समय की युगीन समस्याओं के साथ जोड़ करके अभिव्यक्त करते हैं। प्रसाद का समस्त साहित्य मानवीय और सांस्कृतिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है। यह किसका कथन है? भूलेंगे नहीं, यह है हिंदी साहित्य कोश का कथन। प्रेम, सौंदर्य आदि की अनुभूतियां उनकी मानवीयता से ही संबंध रखती हैं। यानी मानवीय और सांस्कृतिक भूमिका पर स्थित है उनका सारा साहित्य, यानी वे मानवतावाद और संस्कृति के कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, प्रसाद जी की आरंभिक शैली बहुत कुछ अयोध्या सिंह उपाध्याय की संस्कृत गर्भित शैली से मिलती जुलती है। यानी प्रारंभिक जो रचनाएं लिखी प्रसाद ने, उस पर द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय की संस्कृत निष्ठ जो शैली है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो कि बहुत ही स्थूल और बहिर्मुखी है, यानी उसमें गहराई नहीं है। लेकिन बाद की कृतियों में गहराई प्रसाद जी के क्रमशः आती गई। छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले झरना में होते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि उनकी कृति में, जितनी भी काव्य कृतियां हैं, उनमें सबसे पहले छायावादी जो तत्व है, छायावादी जो विशेषताएं हैं, वे झरना में अपने प्रबल रूप में सामने आती हैं। इनकी अनेक कविताओं में कवि ने अंतर्मुखी कल्पना द्वारा सूक्ष्म भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यानी जो स्थूलता और बहिर्मुखी तत्व विशेषता
प्रारंभिक रचनाओं में मिलती है जयशंकर प्रसाद की, वो उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है जैसे जैसे उनकी काव्य यात्रा आगे बढ़ती है। आगे डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि बाह्य सौंदर्य का चित्रण करते हुए भी उन्होंने उसके सूक्ष्म और मानसिक पक्ष को व्यक्त करने की ओर ध्यान दिया है। यानी वे जहां बाह्य दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं, उसके साथ साथ क्रमशः वे सूक्ष्म दृष्टिकोण भी अभिव्यक्त करते चलते हैं। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्या के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया था, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। ये रहस्यवादी, क्योंकि रहस्यवादी अनुभूति की अभिव्यक्ति छायावादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है, तो उसी की चर्चा यहां पर की गई है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद के जीवन और कृतित्व पर बात की, उनके साहित्यिक दृष्टिकोण पर बात की। दो बिंदु आप भूलेंगे नहीं कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, वो नाटक और काव्य कृतियां सभी, उनकी जो भी कृतियां हैं, उनका मूल स्वर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण। ये आपको भूलना नहीं है। और कहानियों में वे विशेषतः भावना प्रधान आदर्शवादी कहानियों के रचयिता माने जाते हैं। इस दृष्टिकोण को आपको भूलना नहीं है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।